अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हफ्ते का पहला दिन है और हमारी दुआ है कि यह हफ़्ता आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेके आए, अच्छी खुशखबरियाँ लेके आए और कामयाबियाँ लेके आए। और पाकिस्तान के लिए हस्ब मामूल ये हफ़्ता और आने वाले हफ़्ते और तमाम हफ़्ते हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का बायस बने। अखबारात ने किस तरह नज़र डाली अहम खबरों को, एक झलक देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। अदम एतमाद की नाकामी पर अपोजिशन को नताइज के लिए तैयार रहने की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी कुव्वतों को भी खरी खरी सुना दी। जबकि बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के एतराफ़ को आज के तमाम कौमी अखबारात ने हाईलाइट किया। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, अदम एतमाद की नाकामी पर जो करूंगा मुखालफिन तैयार रहें वज़ीर-ए-आज़म। रोजनामा पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो के बयान को कुछ इस तरह डिस्प्ले किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की 100% गारंटी नहीं, बिलावल भुट्टो का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म के इन्हीं अल्फाज को रोजनामा नवाए वक्त ने सुर्खी के तौर पर लिया। अदम एतमाद की नाकामी पर जो करूंगा, क्या अपोजिशन तैयार है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा नई बात ने भी इसी बयान को अहमियत दी। अदम एतमाद की नाकामी पर चोरों से जो करूंगा तैयार रहें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को जैली हरूफ में शाया किया। क्या हम गुलाम हैं? जो यूरोपीय यूनियन कहे वो करें, कौम का सर कभी नहीं झुकने दूंगा। अदम एतमाद की नाकामी पर जो करूंगा तैयार रहना, वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को वार्निंग। इसी खबर को रोजनामा जंग ने भी हाईलाइट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन को वार्निंग, अदम एतमाद का सामना करने को तैयार हूँ, इनकी नाकामी के बाद जो करूंगा इसके लिए तैयार रहें। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, बिवेयर ऑफ फॉल आउट इफ नो ट्रस्ट मूव फेल्स, पीएम वार्न्स ऑपोजिशन। द नेशन की टॉप स्टोरी है, फुली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, पीएम। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, कांट गारंटी इफ नो ट्रस्ट मूव विल सक्सीड, बिलावल। द न्यूज ने भी बिलावल भुट्टो के तरफ को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। नो 100% गारंटी ऑफ नो ट्रस्ट मोशन सक्सेस, बिलावल। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, फियर माई रैथ व्हेन नो ट्रस्ट मूव फेल्स, पीएम। और अब नज़र डालते हैं रनडाउन पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन को वार्निंग। अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन तज़ादात का शिकार। यूक्रेन पर ख़त लिखने वालों ने क्या भारत को भी ख़त लिखा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। चौधरी एतजाज़ एहसन का आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से मोहतात रहने का मशवरा। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा नवाए वक्त का इदारिया तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर-ए-आज़म पुर एतमाद और रोजनामा डॉन में मलिहत लोधी साहिबा का कालम स्टेट ऑफ क्राइसिस। जबकि टॉप 10 पे बात करेंगे इमरान खान जो ट्विटर पे टॉप 10 थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बड़े जलसों का मौसम बना हुआ है बड़ा और सियासी माहौल गर्म हुआ हुआ है। और कल जो मेलसी का जलसा था वो एक अरसे बाद पीटीआई का ज़रा मैंने जोशो खरोश देखा और पैक जलसा था, अच्छा एक। और उसमें कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर मैं जो रिएक्ट करूँगा फिर अपोजिशन उसके लिए तैयार है। ख़ासा तेज़ और जारहाना अंदाज था। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे इस पर बात करते हैं। जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब अवामी राब्ता मुहिम जारी। मेलसी में बड़ा सियासी पावर शो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि लंदन वाले भगौड़े का पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोलकर मिन्नतें कर कर बाहर चला गया। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, मिन्नतें करके बाहर चला गया। तहरीक अदम एतमाद पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये लोग कौन हैं जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं। उनकी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई है। ये लोग कौन है जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं? चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। जब इंशाल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूँगा?
वजीर आजम ने जनूबी पंजाब के सूबे की तरमीम कौमी असम्बली में लाने का ऐलान करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब के लिए मजीद 500 अरब रुपए के तरक्याती काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे में पीपी और नून लीग हमारी हिमायत करेगी या नहीं। ये दोनों काफी अरसे से जनूबी पंजाब का मुतालबा कर रही है। आज ही हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, कल वज़ीर आज़म का जो खिताब था वो बड़ा जहराना लहजा था और एक अरसे बाद वो ज़रा थोड़ा सा अग्रेशन में बोले और अवाम ने उसको रिप्लाई भी बड़ा अच्छा किया। देखिए, वजीर आजम पूरी कोशिश करके मुल्क की मीशत को ट्रैक पे डाला। आपकी एक्सपोर्ट जो बहुत बुरी तरह पिछले 10 साल से वो रुकी हुई थी, उनको चलाया। आपके रेवेन्यूज बढ़ना शुरू हो गए। मीशत के बारे में जो कोविड से मतलब डिप्रेस थी मीशत, उससे निकली और अब सब चीजें मस्बत आ गई। तो जाहिर है इतनी कोशिश के बाद अगर वजीर आजम को लगता है कि ये लोग बिला जवाज इसका की कर रहे हैं, तो इनको एक्सपोज करना एक पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म था। और जाहिर है इतने अरसा बातें सुन के हम सारे भी यहाँ से इस पे हमें गुस्सा है। अच्छा, तो कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी कदर उनके लहजे में मायूसी नज़र आई और उन्होंने कहा कि कामयाबी की तहरीक अदम-ए-एतमाद की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। देखिए, बिलावल की तकरीर में बिलावल खुद मायूस लगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो हम सियासी कारकुन मायूस लगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल खत्म हो गई है। ये जो ज्यादा मायूसी की खबर है। बाकी बिलावल जो एक हमारा ख्याल था कि वो पार्टी को उठा लेंगे और पंजाब में कोई सिग्निफिकेंट कोई एक जगह भी प्रोग्राम कर सकेंगे ताकि पार्टी अगले, चलो इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में भी उठने के कोई चांसेस नहीं है। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी की सोच जो है ना पॉलिटिकल डेथ हो गई है। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि आपको सबक सिखाऊंगा, वो ये कि अब सियासी तौर पर ये बिल्कुल ही फारिग हो जाए। अच्छा सर, आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब किया है। कमांड बता रहे हैं कि मैं उन्हें सबको बुला सकता हूं, लेकिन जो लंदन का बयानिया है और इनका बयानिया वो अलग-अलग है। तो ये आज बुलाने का मकसद क्या है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये लंदन वाली और यहाँ वाली फर्क है जो वज़ीर आज़म ने आज डिस्क्राइब किया। लंदन वाले एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, नाम ले लेके मरियम और नवाज शरीफ साहब। और शहबाज साहब ने दूसरी गुड कॉप वाली लाइन पकड़ी हुई है। ये इधर उधर मिल मिला के तो ये इंप्रेशन देते हैं जैसे इनसे साथ कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये दोनों खेल रहे हैं, वो अपना खेल रहे हैं और ये अपना खेल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और एक बड़े विक्टोरियस कप्तान है। इंशाल्लाह इनकी सियासत जो है ना, ये जो आखिरी इन्होंने उठाया ना, ये अगले 2 दिनों में 2 हफ्तों में इंशाल्लाह इनका ये एक लिहाज से इनकी सियासत का एक जनाजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। शफीक अमान साहब, कल के खिताब पे खासा एक रद्द अमल है और वज़ीर आज़म ने एक अरसे बाद बड़े, जिसे कहते हैं ना, बड़े फोर्स के साथ खिताब किया। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है क्यों खान साहब भी खासे एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं? देखें, ये है कि जो कुछ अपोजिशन कर रही है, जो अपोजिशन एक एजेंडा लेके चली हुई, आपस में तकसीम है, लेकिन उनके इक़्तिदार के जो हवस है उसमें निशाना बनाया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को। और फिर ऐसे ऐसे लग सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। आपके नई जो आपकी साखत आई है यूट्यूबर, उसमें मोस्टली बैक बाई फीमेल एंड वो जो गंद उछाल रहे हैं, फिर उनकी फैमिली को नहीं बख्शा गया। और उसमें उसके पीछे जो बाकायदा अपोजिशन की जमातें थी जिन्होंने सारा ये गंद किया, पीस पार्टी को नहीं थी लेकिन मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा उस पर थी। तो ज़ाहिर उनकी अग्रेशन बाहर आया कि आपका एजेंडा क्या है, आप अदम-ए-एतमाद क्यों लाना चाहते हैं। यानी जब से हुकूमत आई 3 साल से वो लगे हुए हैं कि भाई हुकूमत आज गई कल गई, पहले दिन से वो ये उनका वतीरा था। तो यार हर बंदे की बर्दाश्त की एक हद होती है। या तो आप आओ ना मेरिट पे आओ, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत, इसको ठीक करो, वो ठीक करो। यानी कोई सजेशन नहीं है, कोई तजावीज़ नहीं है, बस ये हुकूमत को चलता करो। तो यार उनका फिर रिएक्ट करना उनका बनता था। फिर उन्होंने जो बहुत बड़ी बात की ना कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी माजी में जनूबी पंजाब का झंडा उठाई हुई थी कि इनको सूबा बनाना है, नून भी और पीपल्स पार्टी भी। अब उन्होंने कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ अपना अमेंडमेंट लेके आ रहा हूँ कौमी असम्बली में। यहाँ वो पता चलेगा उनका कि वो क्या उनकी नाराबाजी थी या सियासी मुनाफिकत थी या क्या था। अगर वो इसके जनूबी पंजाब के सूबे की हिमायत नहीं कर, जो यकीनन नहीं करेंगे, तो इनका चेहरा मजीद लोगों के सामने खुल जाएगा कि वो सिर्फ एक सियासी नारा था और बाकी वो अपना पल्ले उनके कुछ नहीं है। फिर आपने कहा कि बिलावल साहब का अपना कह रहे हैं कि भाई अपना अदम-ए-एतमाद की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 100% यकीन नहीं है। मेरे ख्याल इसमें एक सिफर और कम कर दें, उन्हें 10% यकीन है कि ये हो जाएगी।
जब आप घर से एक कलम लेके निकलें, एक मकसद लेके निकलें, आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, आपको ये एडमिट कर रहे हैं कि मंजिल मेरी खोटी है, फिर आप क्या लेने जा रहे हैं? क्यों इतने यहाँ जान बर्पा किया? क्यों पाकिस्तान की मईशी के साथ खेल रहे हैं? सिर्फ सियासी शोबेबाजी के लिए और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, कल इमरान खान साहब ने बाकायदा नाम लेके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी, फजलुर रहमान, इन पे बराह रास्त तनकीद की। मेरा ख्याल है कि अब शायद उनकी स्ट्रेटजी चेंज हुई है और अब उन्होंने तय किया है कि किसी उससे बाहर निकल के ज़रा इनके जो किरदार हैं वो भी अवाम के सामने एक दफ़ा खुल के लाया जाए। देखिए, इमरान खान की सारी क्रिकेट अगर आप देखें तो एक एग्रेसिव प्लेयर की रही है। वो हमेशा बैक फुट के मुकाबले में फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं। ठीक है। और अपने मुखालफिन पर हावी होना ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अब जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है और जो कुछ पसे पर्दा साजिशों के चीज़ें बनाई जाती हैं, और अब ये जो नया खेल एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है जिसमें एब्सोल्युटली नॉट की हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है, यूरोपियन यूनियन जिस अंदाज से बिहेव कर रही है, FATF ने हमें दोबारा जून तक हमें आगे डाल दिया है, और जिस तरह से रूस के दौरे के ऊपर तनकीद हो रही है, चाइना के दौरे पे तनकीद हो रही है, ये और फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इमरान खान साहब ने ये तय किया है कि वो एग्रेसिव तरीके से फ्रंट फुट पे खेल के इस अपोजिशन को जवाब देंगे जो नेशनल इंटरेस्ट को भी भूल कर अपनी ज़ाती सियासत के ऊपर उलझ के रह गई है। अब मसला ये है कि जिस किस्म का बिहेव इस वक्त अपोजिशन जमातों ने इख्तियार किया है, उसी किस्म का एक रवैया, उसी किस्म का एक तर्ज अमल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने भी इख्तियार किया है कि जैसे ये मुझसे डील करना चाहते हैं मैं भी इनके साथ उसी तरीके से डील करूँगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात देखिए, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अंदर खाने बहुत से लोगों से राब्तों के अंदर आके एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनको पता है हुकूमत हम नहीं गिरा सकते, लेकिन वो इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हुकूमत के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत पैदा करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहते हैं, और ताकि इमरान खान की हुकूमत जो है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उसको वापस पीछे की तरफ धकेला ना जाए। और ये जो कहा जाता है, अब देखिए मैं बहुत से एंकरों के नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने ये कहा कि जनाब देखिए अमेरिका के साथ किस किस्म की बिहेव हो रहा है, अमेरिका के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये एनालिसिस नहीं कर रहे कि अमेरिका पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहा है, उसका क्या रोल है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। हमें ये समझाया जा रहा है कि जनाब आप जो नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये वायबल नहीं है, हमें वापस अमेरिकन कैंप का हिस्सा बनना है। तो इस तरह की गुफ्तगू करके इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। वो इस दबाव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कल आपने मेलसी के अंदर देख लिया जो कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड जलसा था, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में अपना नैरेटिव जो है वो क्लैरिटी के साथ पेश किया है कि यूरोपियन यूनियन को बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि जनाब आप जो खत हमें लिख रहे हैं आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं लिखते। अगर हमसे कहा जा रहा है कि हम रूस की मजम्मत करें तो जरा हिंदुस्तान को भी तो कहना जो इसकी मजम्मत करे। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ये हुआ कि आपने उसका नतीजा क्या देखा है। उसका नतीजा ये देखा है कि पिछले एक हफ्ते में इमरान खान साहब जितना फ्रंट फुट पे आए हैं आपने अपोजिशन को उतना ही डिफेंसिव देख लिया है। बिलावल साहब की बॉडी लैंग्वेज को देख लें, शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द हो गया है, वो अब एक जगह पर जाके बैठ गए हैं। फजलुर रहमान की मायूसी जो 48 घंटे दिए थे वो डबल हो गए, वो भी वायबल नहीं हो पा रहे, इत्तफाक़ राय भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जब कप्तान ने आगे आके फ्रंट फुट पे खेलने का फैसला किया है, जो कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर करते नहीं है, वो अपनी टीम को आगे से पंप करते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि फ्रंट इमरान खान साहब खुद बराह रास्त आके जलसों में खिताब करें। अब ये देखिए सारे के सारे सर्वे और ये जो टीवी टॉक शो हर शख्स कहते थे कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। कल मेलसी के जलसे ने साबित किया है कि जिस किस्म का वहाँ पे जोश नजर आया लोगों का, वो दोबारा वो जो 2011 वाली 12 वाली कैफियत थी वो हम देखने को मिली है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान आज भी उतने ही पॉपुलर है जितने पहले पॉपुलर थे। ठीक। कल वज़ीर-ए-आज़म ने एक जुमला कहा कि मेरी पूरी तैयारी है और मैं आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। पूरी तैयारी का मतलब ये कि वो ये तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। देखिए राणा साहब, वज़ीर-ए-आज़म कल आपने देखा कि जिस तरह अपोजिशन की जो सरगर्मियां हैं
अब वो पिछले कुछ अरसे से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और अदम इत्मीनाद की वो तैयारी में लगे हुए हैं जिसमें उन्हें कामयाबी मिलती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन वज़ीर आज़म का अगर आप देखें, कल की तकरीर देखें, तो उनका तो इत्मीनाद जो है वो पहले से बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और कल वज़ीर आज़म पहले से ज़्यादा शफीक साहब पुरअतमाद जो हैं अब वो दिखाई दिए गए हैं। और वज़ीर आज़म ने कल वाज़े कर दिया है कि वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हैं और वो किसी सूरत जो है अपोजिशन की सरगर्मियों के नतीजे में कोई दबाव में कभी आने के लिए तैयार नहीं है। और वो अपना जो उनका करप्शन के खिलाफ जो बयानिया है, जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ उनका बयानिया है, नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ, आसफ अली जरदारी की करप्शन के खिलाफ, मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन के खिलाफ, तमाम जो अपोजिशन की क़यादत है जिन पर करप्शन के केसेस हैं, तमाम को कल वज़ीर आज़म ने शफीक साहब जो है वो टारगेट किया और वाज़े किया कि देखिए कि हम हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी अंदाज में। ये जो मुतालबा करते हैं बिलावल साहब कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, आप इस्तीफ़ा दे दें, मैं आपको बताऊं कि मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म ये भी फैसला कर चुके हैं कि अपोजिशन का मुकाबला सियासी अंदाज में किया जाएगा, सियासी मैदान में किया जाएगा और किसी सूरत भी असेंबलियाँ जो हैं अब वो नहीं तोड़ी जाएगी। हर किस्म के जो हालात हैं उनका मुकाबला किया जाएगा। राणा साहब, ये हमने देखा है कि अपोजिशन हमारी जॉइंट अपोजिशन वो सुबह शुरू होती है, रात 12 बजे तक उनका एक ही होता है मंत्रा के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट होता है उन्होंने। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल एक ललकार की है और उसके जवाब मरीम नवाज साहब को सामने आना पड़ा है कि छोटे जो बचूंगड़े कोई सामने नहीं आए। अगर यही एग्रेशन रखी है आंध्रा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहाँ खड़े होंगे। बात यह कि कल फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमारे अददी वो जो अक्सरियत है वो भी मुकम्मल है। उसी टाइम जब वो कह रहे थे तो बिलावल साहब ये कह रहे थे कि मैं 100% गारंटी कामयाबी की नहीं दे सकता। इससे इन लोगों का अंदाज़ा कर लें कि ये कहाँ खड़े। कल बिलावल साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो हम रोटी कपड़ा और मकान जो है वो आवाम को फराहम करेंगे। तो मेरी हंसी निकल गई कि 35 साल से आपने सिंध के अवाम के रोटी कपड़ा और कपड़े के उन्हें वैसे उतार दिए, कपड़े उनके, मकान उनके, आपने कौन सा सिंध का कोना रह गया जहाँ पे कब्ज़ा नहीं किया आपने, कौन सी शुगर मिले जिनके ऊपर आपने कब्ज़ा नहीं किया। ठीक है, रोटी का आलम यह है कि 10 बार आप IMF के पास गए, ठीक है, और पेट्रोल का जो आज आप चीखते हैं सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल तो आपने अपने दौर में किया। सो ये देखें, अंदाज़ा करें कि इन लोगों के दोहरे मेयार का कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा जितना जलील पीपल्स पार्टी ने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे का जो पोस्टमार्टम पीपल्स पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। और दूसरी बात ये रही, मरियम साहिबा का जो कल का बयान का लबो लहजा है वो उनकी बुखलाहट का सबूत है। वो खुद बुखला गई क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना अग्रेसिव खेलेगा। कल के जलसे ने जहाँ पे इनको धचका पहुँचाया ना अपोजिशन को, वहीं पे PTI के वर्कर्स के मोराल को भी बुलंद किया है। कल का जलसा जितना पैक था और जितना ज़्यादा क्राउड में जोश था, हम भी ये समझ रहे थे बिंग तजिया निगार कि वज़ीर आज़म के जलसा तो हो सकता है लेकिन उसमें इतने जोशो खरोश नहीं हो सकता। लेकिन कल में जोशो रिमोट एरिया में, हाँ रिमोट एरिया में कल जोशो खरोश देख के मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि मैंने तो माजी में वज़ीर आज़म के जो जलसे देखे हैं माजी के नवाज शरीफ के, तो उसमें तो पूरे पंजाब के पटवारियों को पकड़ के, पूरे पंजाब के स्कूल असातिज़ा को पकड़ के, पूरे पंजाब के कारपोरेशन के दफ्तर अफसरान को पकड़ के वहाँ बिठा दिया जाता था। और कल मेलसी का जलसा जो था वो प्योरली अवाम के ऊपर बेस किया हुआ जलसा था। अब जो हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से तजाद का शिकार, अब मैं एक ना बिलावल साहब का एक शॉर्ट पहले सुनाता हूँ, फिर इस पर बात करता हूँ, सुनिएगा जी। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। आसान टास्क नहीं है जी, उन्होंने खुद कह दिया।
बिल्कुल देखें, ये अपना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या हवाई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान के अपने देखें इनकी क्या स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, ठीक है, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। और मौलाना साहब कह रहे हैं मैंने अपने नंबर पूरे कर लिए, ठीक कह रहे हैं, उनके 2-3 जो बंदे हैं वो अपने नंबर उन्होंने पूरे कर लिए होंगे। और अब जब खुद आप गैर यकीनी के शिकार हैं, आपको पता है कि आपकी कामयाब नहीं होगी, तो सिर्फ एक ना अपना वो सियासी गेमिक, पॉलिटिकल गेमिक, भाई शोबदाबाजी कि भाई हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, इनका सबका ये मकसद ये इसका है कि जो केसेस में रफ्तार आ गई है ना अपोजिशन के खिलाफ करप्शन की, वो उनमें ठहराव आ जाए, वो रुक जाए। बिल्कुल सही। देखें, अब अगर ये अपना मैं अदलिया आज़ाद है, अदलिया की हम कोई बात नहीं करते, लेकिन जो भी आपके मुल्क में या आपके माशरे में पॉलिटिकल एक्टिविटी या दूसरी एक्टिविटी हो रही होती है ना, उसका असर तमाम तबकात पे पड़ता है और उसका वो असर लेते हैं। इसमें ये मुनाफकत होगी अगर ये कहा जाए असर नहीं लेते। तो अब देखें, अभी तक शहबाज शरीफ साहब के अभी तक वो अपना उनको फर्द जुर्म आज नहीं हो सकी, मुकदमा तो कब शुरू होगा, हो सकता है आगे जाके बरी हो जाए। फिर देखें 2 नायब के गवाह मुनर्रफ हो गए। तो ये इनको पता है कि अगर ये अगर फेज़ हम अपना इसको अंडर प्रेशर कर गए, वो चाह रहे हैं कि डील हो जाए कि भाई हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, आप हमारे केसेस को ऊपर नीचे कर लें, लेकिन ये नहीं होगा। इमरान खान डिटर्मिनेंट है कि उसने करप्शन के खिलाफ किसी को नहीं छोड़ना, और ये चाहे जो मर्जी कर लें, और ये अदम एतमाद नाकाम होगी। बिल्कुल ठीक है। सलमान, कल आपने कुछ दिनों से देखा जरदारी साहब खामोश हुए में और शहबाज शरीफ खामोश हुए में, ठीक है, और वो बिल्कुल नहीं बोल रहे पिछले 2-3 दिन से। और वो हमारे मासूम बिलावल हैं, वही है, या कभी फजल रहमान साहब थोड़ा सा बोल लेते हैं, कल मरियम साहिबा ने बोला। तो जो असल गेम प्लेयर हैं उनकी खामोशी का क्या मतलब है? देखिए इसार साहब, हमने इस प्रोग्राम में बार बार डिस्कस किया था कि पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग काफ हर सूरत में चाहेंगे कि ये निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी करे और ये इस निज़ाम की कंटिन्यूएशन के सहूलतकार हैं। किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये असम्बलियाँ वक्त से पहले टूटें और हम सब लोग घर जाएं। ठीक, अगर मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत की हिमायत छोड़ के अपोजिशन का साथ देना है तो इसलिए नहीं देना कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ टूट जाएं। MQM ने इसलिए नहीं देना कि असम्बलियाँ तोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने इसलिए तहरीक में इत्तेमाद का हिस्सा नहीं बनना कि जनाब उनको अगले 1 महीने के बाद अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी है। ये सारी सूरत हाल वाज़ेह करती है कि तहरीक अदम इत्तेमाद का शोर है, ये सिर्फ 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के मीडिया टॉक शो का खेल बन के रह गया। इसके अंदर अमली तौर पे जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, उससे अब देखिए ना मायूसी क्या है। मैं बड़ा हैरान हुआ खाकान अब्बासी साहब के ऊपर कि कौमी असम्बली तोड़ के नए इंतखाबात करवाए जाए, चारों सूबाई असम्बलियाँ मेनटेन रहें। ये कैसे मुमकिन है भाई? ये पाकिस्तान है, कुछ जोकरों का खेल है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि बिलावल साहब कहते हैं कि हमें इस कामयाबी का यकीन नहीं है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं नंबर पूरे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, अब आपको मंजरनामे से गायब नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस पे अपना लड़ाई हुई है वो ये हुआ है कि नवाज शरीफ तो नहीं चाहते 1.5 साल यहाँ पे हुकूमत चले, तो सारी की सारी गुफ्तगू जो हो रही थी कि ये फौरी तौर पे नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है, उस पर तो बात नहीं हो सकी, इत्तफाक ही नहीं हो सका। अब ये देखिए, कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी मंगल को हर सूरत के ऊपर रेजोल्यूशन जो है ना ये तरीक़त में तमाद पेश हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ मंगल को भी पेश नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा कि मंगल को भी पेश नहीं होनी। और ये इसलिए पेश नहीं होनी कि उनके अंदर इत्तफाक राय नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उसने कहा ये जो मुस्लिम लीग PTI के अंदर से लोगों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, ये वायबल नहीं है। वायबिलिटी ये है कि आप MQM के साथ डील करें, आप पीपल्स मुस्लिम लीग काफ के साथ डील करें, वो तो हो नहीं रही। और किसी सूरत में नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि चौधरी परवेज लाई को वजारत आला पंजाब दी जाए। तो ये अपने अंदर के जो तजादात हैं उनके अंदर जाके फंस के रह गए हैं। जरदारी साहब इसलिए खामोश हैं कि जरदारी साहब को पता है कि उनको जो खेल मिला है, जो खेल उन्होंने खेलना है, उस खेल के तहत इस निज़ाम को चलाना है और इस निज़ाम को चलाया जाएगा। बिलावल साहब तो निकले हुए एक इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। मैं बार बार बिलावल साहब के बारे में कहता हूं कि बिलावल जो है वो डिसाइसिव पावर नहीं है, डिसाइसिव पावर आसिफ अली जरदारी है। जो जरदारी साहब फैसला करेंगे वही बिलावल ने फॉलो करना है। बिलावल साहब जितनी मर्जी तकरीरें करते रहे, जितना मर्जी, आपको याद है
मरियम नवाज और बिलावल साहब के दरमियान जो सियासी रोमांस हमने देखा था, वो फिर जरदारी साहब ने आके उसका क्या भांडा बीच में फोड़ दिया था, वो नहीं चला। तो इसलिए इस वक्त ये लग रहा है, और ये कि ये सारा का सारा खेल जो अदम एतमाद का है, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के खेल का हिस्सा है। उनको भी पता है कि हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। ठीक है खालिद साहब, जैसे अभी सलमान ने कहा कि शायद खाकान अब्बास साहब ने कहा कौमी असम्बली तोड़ दें, सूबाई असम्बलियाँ रहने दें। जैसे एक घर की छत उड़ा दें और दीवारों के अंदर रह के आप कहें जी हम घर में रह रहे हैं, तो लेकिन क्यों चाहते हैं कि ये सिस्टम किसी न किसी तरह डिरेल हो जाए? क्या मतलब इनकी बका ही इसमें है कि किसी तरह इमरान खान साइड पे हो जाए तो इनकी खाल बचती है और ये जो इनका लूट मार है ये बच सकता है? असल में उनको जो खौफ है कि उनके जो केसेस हैं, खुसूसन देखिए कि शहबाज शरीफ साहब का जो केस है अब वो भी एक अहम मरहले के अंदर दाखिल होने वाला है, और उन्हें ज़्यादा फिक्र जो है जो करप्शन की है उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें अब जो पेशरफ्त होने जा रही है। और दूसरा उनको सबसे बड़ा जो ख़तरा तशवीश है अब वो ये है कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर गए, PTI की हुकूमत 5 साल पूरे कर गई, तो फिर जो अगले 5 साल हैं वो भी जो है वो PTI जो है अपना हुकूमत जो है वो बना सकती है, और उनको अगले 5 साल भी कुछ नहीं मिल सकता। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो जब तहरीक जो है अब जो करीब लगता है कि वो अपनी हिकमत अमली की तरफ जा रहे हैं, अपोजिशन जा रही है, और बिलावल साहब भी जो इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो अपोजिशन के अंदर एक मायूसी जो है अब वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मायूसी का इजहार जो है कल बिलावल भुट्टो ने खुलकर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर नदीम अफजल चंद के घर, वहाँ पर उन्होंने वाज़े तौर पर जो है इसका इजहार कर दिया कि अदम इत्मीनान जो है वो एक मुश्किल टास्क है। वो बिलावल भुट्टो को इसलिए पता है, अब वो सारे पस मंज़र को, अदम इत्मीनान के माजी को भी जानते हैं कि उनकी वालदा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान की तारीख में कमज़ोर तरीन हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट जो है अब वो भी उनके खिलाफ जो है वो तहरीक अदम इत्मीनान जो है वो कामयाब नहीं कर सकी। और अपोजिशन को मैं आपको बताऊं शफीक साहब कि ये बिलावल भुट्टो ने जो कल बयान दिया है, इससे पूरी अपोजिशन के अंदर एक मायूसी है, और अपोजिशन की दीगर जमातें नून लीग और मौलाना फजल रहमान की तरफ से बिलावल भुट्टो का जो बयान है उस पर तनकीद की गई है, इसलिए कि जो मौलाना फजल रहमान साहब के 48 घंटे कहाँ गए और बिलावल साहब का तो एक दिन रह गया है जो उन्होंने डेडलाइन दी थी। तो इस तरह जो है ये अपोजिशन तजादात का शिकार है, अपोजिशन का एजेंडा वाजे नहीं है। दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे को किसी किस्म का सियासी फायदा पहुंचाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं। निसार साहब ये बताइए, ये बिलावल साहब चले थे कराची से और कहा था कि जब पंजाब में दाखिल होंगे तो लाखों का ठाटे मारता हुआ समंदर जो है ना वो आपको नजर आएगा। कल हमने लाहौर की रैली देख ली है और कितनी बड़ी रैली थी आपको भी अंदाज़ा है। तो ये रिस्पांस जो मिलना चाहिए था बिलावल साहब को पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, छोड़ दे 2-4 लोग अगर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अवामी कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे कोई खास, और जो तकरीर भी की वो भी बड़ी मायूस कुन तकरीर। सलमान भाई, खालिद कयूम जो है ये पीपल्स पार्टी को कवर करते हैं, आज इनका तजिया भी छपा है कि बिलावल ने बड़ा जज्बाती और बड़ा काम किया। ये इनसे पूछें कि सिंध से बिलावल के साथ 10 से 15 हज़ार लोग आए हैं और उनकी गाड़ियाँ, उनकी रिहाइश, उनका खाना, उनका खर्चा जो करोड़ों में नहीं अरबों में चला जाता है। अगर आप सारा कैलकुलेट करें, पर गाड़ी का क्या किराया जा रहा है, उनकी रिहाइशें, ये 10 अरब रुपए की एक गेम थी। काश ये 10 अरब रुपए सिंध के गरीबों पे कुत्तों की वैक्सीन के लिए आ जाते, लाड़काना के अंदर फैलते हुए एड्स के लिए इस्तेमाल हो जाते, वो स्कूल जिनमें गधे बंधे हुए हैं वो स्कूल बन जाते। सिंध की सारी इंतज़ामिया जो है इस जलसे के अंदर मौजूद है और सिंध लावारिस हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फ्लॉप शो है और बिलावल साहब को भी पता है, लेकिन एक ज़रूर बात हुई है कि पंजाब में एक दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है शफीक अवान ज़रा वो डिस्कस हो गई लोगों के अंदर, पीपल्स पार्टी एक दफ़ा दोबारा रिवाइवल उसका हुआ है। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट अभी शफीक अवान ने की कि फ़र्द जुर्म जो है शहबाज शरीफ पे नहीं लग पा रही। मैं समझता हूँ कि जब तक हम फौरी फ़ैसले नहीं करते ना, इमरान खान जितना मर्ज़ी बोल लें,
जब तक अदालतें नहीं फैसला करती हैं। मिसाल के तौर पे एक नया लतीफ़ा मैंने पढ़ा है कि रिट दायर हुई है शफीक भाई के वो जो हैं इसाक डार साहब वो बजरिया वो वर्चुअल जो है हल्फ उठा ले। मैंने खुदा की कसम कल एक वीडियो देखी जिसमें एक कोई लड़का है वो किसी छोटे से जुर्म में गिरफ्तार हुआ, हथकड़ी लगी है, उसकी माँ साथ बैठी है और अचानक उसकी छोटी बेटी उससे मिलने आई है और वो बंदा फूट फूट के रो रहा है। कैसा निज़ाम है यार, जिसके अंदर एक बंदा चोर है, एक बंदा फ्रॉडिया है, वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के फरार हुआ है, हम उसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि जी आप वहां बैठ के और हल्फ उठा लें। क्या ये मुल्क और इस मुल्क के कवानीन जो हैं ताकतवरों के लिए हैं या चोरों लुटेरों के लिए हैं? और गरीबों की इस मुल्क के अंदर इस कानून में कोई सर्वाइवल नहीं है। ठीक, ये दोहरे मेयारात जो है हमारे कानून के अंदर वो देख रहे हैं ना, हम सबको तमाशा तो लगा हुआ है। ये राणा साहब मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में जो कुर्बत आपको बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आ रही है, उस कुर्बत में आसिफ अली जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ को वो तमाम हथकंडे और तरीक़ेकार समझा रहे हैं कि किस तरह केसेस को जो है वो निगरान करना है, आगे कोई फैसला नहीं होने देना। एक बड़ा तजर्बा है, 11 साल वो जो है मुकदमात का सामना करते रहे, जेल में रहे। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कल पीटीआई का जो सिंध मार्च जो है वो मुकम्मल हुआ है, उस हवाले से अब खुर्रम साहब आपका सिंध मार्च जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया, क्या रिस्पॉन्स रहा? अच्छा जी, देखिए मैं तो आपको बताऊं कि बड़ा हैरान हूं मैं, और हैरान भी नहीं कहना चाहिए, बड़े जमाने से इस बात पे हम कन्विंस थे एक तरीके से कि जितना सिंध तब्दीली के लिए तैयार है इतना और कोई सूबा नहीं था। 2018 में भी हमारा यही ख्याल था, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से जिसमें हमने सही कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे और हर जगह कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर पाए थे, तो हमारा रिजल्ट जाहिर है कि खराब आया। लेकिन अब ये जो 1 हफ्ता 10 दिन का हमारा हकूक़ सिंध मार्च था, जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो उमरकोट हो, चाहे वो लड़काना हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मीरपुर खास हो, चाहे वो सखर हो, आउट ऑफ द वे लोगों ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है, जाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब थे वहाँ पे, असद उमर साहब थे, अली जैदी साहब थे। सो मैं समझता हूँ कि अब ये टाइम आ गया कि वज़ीर आज़म साहब को अपनी पूरी एनर्जी जो है वो सूबे सिंध पे जो है, क्योंकि अब तो नजर आ रहा है इलेक्शन कैंपेन की तरीके से जैसे कि जारी है, हर कोई जोर लगा रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब को मैं समझता हूँ कि सिंध को जो है ना अब फतह करना चाहिए। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का खात्मा तरीके इंसाफ ने बंदिस्तान से, कश्मीर से, केपी से, पंजाब से किया है, ये वक्त आ गया है कि पंजाब से। अच्छा खुर्रम भाई ये बताइएगा कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो लॉन्ग मार्च है उसमें सिंध की क़यादत सारी तो इसमें यहाँ मौजूद है, तो सिंध को कौन देख रहा है? नहीं देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी है। उसकी वजह ही कि जब ये सिंध में होते भी थे तो ये क्या तीर मार लेते थे। आज भी सिंध में जो है थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज भी लड़खाना के अंदर एड्स के केसेस जो हैं दुनिया का हर रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। आज भी बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आज भी बच्चों के स्कूल में तालीम नहीं है, न आवाम के पास इधर पीने का पानी है और ना ही उसके साथ साथ अस्पतालों में इलाज है। तो ये इधर हो या इधर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका तो देखिए सिस्टम चलता है, माल पे सिस्टम चलता है, वो सिस्टम इनका चल रहा है, उसी पे जोर है, उसमें हर किस्म के लोगों को उन्होंने बिठाया हुआ है। मिनिस्टर्स की भी नहीं चलती, अब तो मिनिस्टर्स के ऊपर भी ऐसे लोगों को बैठा दिए गए जो सिस्टम चलाते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हमसे बात कर रहे थे। कल वज़ीर आज़म ने जो सियासी गुफ्तगू के अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी मुझे यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर का ख़त आया कि जी रूस के हवाले से आप हमें हमारे साथ खड़े हो। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब मकबूजा कश्मीर में जो भारत कर रहा है, क्या ऐसा ख़त आपने यूरोपीय यूनियन को भी लिखा? ये बहुत बड़ी इंडिया को भी लिखा, इंडिया को भी लिखा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो कह दिया है ड्रोन अटैक अगर हुआ तो हमारे ये आर्मी जो है उसे गिरा देगी। पीपल्स पार्टी के दौर में शफीक साहब 409 हमले हुए ड्रोन के और 2700 के करीब लोग शहीद हुए थे। इस हवाले से हमारे साथ इस मैंने कहा जरा लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैब साहब, इससे पहले मैं सॉरी अपनी बात काट रहा हूँ। ये जो इस अदम एतमाद जो शोर गुल बपा हुआ है ना, इसको इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखें। अमेरिका हमसे नाराज है, यूरोप हमारे ऊपर चढ़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि अब हमें तो ये अब कह रहे हैं कि आप हमारी हिमायत करें, और कभी आपने जो वहाँ इंडिया में कश्मीर में जुल्म हो रहा है कभी वहाँ को बात किया आपने? बिल्कुल ठीक। तो ये जो पोजीशन को इसमें अपना असद उमर भी कह चुके हैं, बाकी भी लीडर कह चुके हैं कि ये जो अदम एतमाद का शोर होगा है ना, पोजीशन की नाम नहद तहरीक है, इसको लोकली मत लें। इसके बाहर से भी ताने बाने मिलते हैं और बाहर का प्रेशर भी है,
और ज़ाहिर है ऐसे मौके पर अपोजिशन जो है वो इनका तो मकसद ये है कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी है। बिल्कुल ठीक। तो ये सिर्फ लोकल प्रेशर नहीं है, ये बाहर से भी इनको एड आ रही है। और बिल्कुल असद उमर साहब ने ठीक कहा कि इसमें भी देखें कि ये इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि कल जलसे में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर बड़े दबंग अंदाज में बात की कि मैंने यूरोपीय यूनियन को कहा कि आप मकबूजा कश्मीर के हवाले से ऐसा खत भारत को क्यों नहीं लिखते। देखिए, असल चीज तो यही है कि एक हमारी कौम की ख्वाहिश है कि हम अमेरिका के तसल्लुत से बाहर आके तो एक आज़ादाना पॉलिसी अपनी इख्तियार करें जिसमें हमारे पास ऑप्शन हो, लचक हो। अगर अमेरिका हक की बात कर रहा है तो उसके साथ हम खड़े हो जाएं, और अगर रशिया हक की बात करता है तो हम उनके पलड़े में बोई डाल दें। ये तो है असूली मौक़िफ़ या असूली चीज़। जो फॉरेन ऑफिस ने ठीक बात की थी कि उन्होंने अमेरिका को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की, उनको बताया कि हमारी पोजीशन ये है, हम इस वजह से आपको इस चीज़ के ऊपर, इस नुक्ते पे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा सर, पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रखा गया जबकि पाकिस्तान ने तकरीबन 99% FATF के जो मुतालबात हैं वो पूरे कर दिए, फिर भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि अमेरिका हकीकत खित्ते में भारत के मुफादात की निगहदाश्त कर रहा था, उसी चक्कर में हम फंसे रहे। तो इसमें भारत के इन्फ्लुएंस का नहीं है जितना कि भारत का अमेरिका एलाई होने की वजह से पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़े। अब हमारा इशू दरमियान में रशिया वाला भी आ गया। अब रशिया वाले इशू पे हो सकता है कि अब भारत को तो इतनी वक़्त ना दे अमेरिका, लेकिन उसका अपना एक मामला खुल गया कि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी रहा है, पाकिस्तान तो हमारी हर बात मानता था, पाकिस्तान को तो इशारा करें तो ये दौड़ पड़ते थे। तो अब क्या हुआ है, लिहाजा इनको सजा देनी चाहिए, तो वो ये करेंगे। हमें सिर्फ ज़हन में ये रखना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा, उसके ज़ैली अदारे या इंटरनेशनल मॉनेटरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दर हकीकत अमेरिका की पैदावार हैं और इन्हीं बड़ी कुव्वतों की आराकार हैं। इन्हीं के लिए बनी हैं ताकि कमज़ोर मुल्कों की आर्म ट्विस्टिंग की जाए। हमारी कमज़ोरी हमारी इकॉनमी है, इस वजह से हमें कभी FATF में लगा देंगे, कभी आपको IMF में फंसा के रखेंगे। ये उनके टूल्स हैं, ये उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जरिए वो आपको मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और अमेरिका का एक दिलचस्प लतीफ़ा सुनाते चलूँ कि उसने रूस के असासे इसलिए ज़ब्त कर लिए कि उसने यूक्रेन पे हमला किया, और अफ़गानिस्तान के असासे इसलिए ज़ब्त कर लिए क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक। और कल एतजाज़ अहसन साहब ने एक दफ़ा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया और उन्होंने साफ़ियों की मौजूदगी में, आप जिस तरह वो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आसिफ जरदारी को मशवरा दूंगा कि नवाज शरीफ से मुतात रहें। क्या कहा, ज़रा एक नज़र देखते हैं। नवाज शरीफ पे इतबार करना चाहिए जरदारी साहब को? नवाज शरीफ पे एहतियात बरतनी चाहिए, मेरी राय। अभी भी एहतियात बरतनी चाहिए। नवाज शरीफ के हवाले से फिर एतजाज़ साहब का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है। अच्छा देखिए कि चौधरी एतजाज़ अहसन का जब PDM बना था और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ गई थी, तो उस वक्त भी शफीक साहब चौधरी एतजाज़ अहसन ने पीपल्स पार्टी को PDM का हिस्सा बनने की मुखालफत की थी, उस वक्त भी मशवरा दिया था। और कल ये जो गुफ्तगू हुई है उनकी, ये नदीम अफजल चंद के घर जब बिलावल भुट्टो आए तो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, और वहाँ मेरी भी मुलाकात चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के साथ, हम इकट्ठे बैठे हुए थे और भी जर्नलिस्ट थे काफ़ी। तो वहाँ पर चौधरी साहब बता रहे थे कि अब मैंने एक बड़ा अहम फैसला कर लिया है कि ये जो आपको पता है कि जो तहरीक
अदलिया बहाली तहरीक थी, उसके रूहें रुवा जो थे वो असल तो चौधरी एतजाज अहसन थे, ड्राइविंग सीट पर थे, और नून लीग भी उसमें उस लॉन्ग मार्च में उनके साथ थी। तो अब उन्होंने फैसला किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को जो नून लीग के हवाले से मैंने मशवरे देता हूँ, तो अब क्यों ना मैं उसको जो है तहरीरी शक्ल दे दूँ। वो कह रहे थे कि मैं एक किताब जो है अपने जो इस हवाले से मेरे मुशाहदात हैं या मैं मशवरे पार्टी को देना चाहता हूँ, इनका किरदार जो है एक्सपोज करना चाहता हूँ। वो चौधरी साहब अब किताब लिख रहे हैं जो है वो जल्द, इंग्लिश और उर्दू कह रहे थे कि दोनों ज़बानों में। तो पीपल्स पार्टी को देखिए, कल एक बड़ी और अहम बात चौधरी एतजाज अहसन ने की, अदम इत्मीनाद की बात हो रही थी, तो वो अदम इत्मीनाद के बारे में क्लियर नहीं थे, वाज़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक जुमला कहा शफीक साहब कि देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में फ्यूचर की पेशीन गोई नहीं की जा सकती, माजी की जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ये इस रेफरेंस में जब उनसे कहा गया ना कि अदम इत्मीनाद कामयाब होगी, उन्होंने कोई कैटेगोरिकली कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने गोल मोल से जवाब दे के वो कर ली। सर, नवाए वक्त के आज ये दाड़िया है शफीक साहब, तहरीक अदम इत्मीनाद वज़ीर आज़म इमरान खान पर पूरा एतमाद है वो, और वो ये कहते हैं कि शिद्दत तो कर गई है, मुआज़राई बढ़ गई है, लेकिन एक दूसरे पे बरतरी के दावे भी हैं, तो एक सियासी दावे भी हो रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म खास से पूरा एतमाद और मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। देखिए, हम इस प्रोग्राम में पहले ये बातें करते रहे कि अब ये जो अपोजिशन का जो एक बयानिया है ना, उसके मुकाबले में कोई मजबूत आवाज़ आनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को बाहर आना चाहिए। ये हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पहली बार बाहर आए हैं जब उसने ये अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है, यानी ये 3 साल की जो मुसलसल उनकी हजरा सही होती रही है, तो उस पर देखिए अब नोटिस ले लिया है, अखबारात ने भी, मीडिया ने भी, और अपोजिशन ने तो नोटिस लिया ही है। तो अब ये जो देखें, जो इदारिया होता है, हम बार बार बात कर चुके हैं, आप तो खुद एडिटर हैं, कि ये किसी अखबार की पॉलिसी होती है। ठीक, जब इतने बड़े एक तकरीर को डिस्कस कर रहे हैं और अपोजिशन को उस और तरह से ले रही, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना दबंग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये देना चाहिए। देखिए, जब तक आप अपोजिशन का नैरेटिव के मुकाबले अपना नैरेटिव नहीं ना देंगे, तो उस वक्त तक आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। सही। और वो अगर अपोजिशन को ये अपना कोई बड़े दो बात करते हैं, तो उसका जवाब भी उस तरफ से आना चाहिए। और नवाब वक्त ने अप्रिशिएट किया है कि भाई, बाकी उन्होंने अपना कहा कि सियासत की बात, जहांगीर तरीन ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, सारे वो तो सियासी जमातें अगर है, तो उसने तो अपना, देखो मैं बार बार पहले बात कर चुका हूँ, जो आपको कोने में रेडियो खड़ा है उसको हटाओ तो वो कहाँ तक जाता है। तो ये तो हुकूमत है, तो ये हुकूमत बिल्कुल ये जो इन्होंने पॉइंट आउट किया बिल्कुल ठीक कर रही है कि अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रही है, अपने जो अपनी पार्टी में जो पार्टी में से मिल रही है, तो ये अपना, लेकिन इसके पीछे ये देखना चाहिए कि इनका इसका मकसद क्या है। जो तरीके अदम इत्मीनाद ला रहे, कहते हैं वहाँ पर नंबर पूरे नहीं है, तो क्या ये मुल्क को जानी कैफियत में उसमें रखने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मलिहा लोधी साहिबा का कालम है डॉन में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो गवर्नेंस, जमहूरियत, सियासी अदम इस्तेकाम, इन्हीं के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है, और तमाम शोबों में अब वो कहते हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है, और जो ताकतवर तबका है वो असल में इस्लाहात का मुखालिफ है। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा कमेंट जो इन्होंने कहा ना कि एतजाज अहसन ने मशवरा दिया है कि ज़रा अपना नवाज शरीफ से बच के रहें, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप है जिसने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया है कि आसिफ अली जरदारी से बच के रहे। अच्छा, और ये जो है ना, दोनों एक दूसरे के अंदर दोनों एक दूसरे से बच के हालत ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना हमें ख़त्म करने के लिए आए हैं, इनकी पॉलिटिक्स से बच के रहें, पीपल्स पार्टी की चाल को समझने की कोशिश करें। यही बात खालिद क़य्यूम कह रहे हैं कि एतजाज अहसन कह रहे हैं। तो दोनों के एजेंडे जो है ना, जरदारी और नवाज शरीफ के एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन में ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। अच्छा, देखिए, जो डॉक्टर मलिहा लोधी ने जो बात लिखी है, उसने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस है ना, ये गवर्नमेंट का क्राइसिस नहीं है, ये बुनियादी तौर पे 4 इश्यूज के अंदर चल रहा है। नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 सिक्योरिटीज इश्यूज या रीजनल पॉलिटिक्स, नंबर 3 आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और नंबर 4 आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन 4 के ऊपर एक बड़े एजेंडे के तहत काम करना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रही हैं, बदकिस्मती से शफीक साहब, जो पाकिस्तान का ताकतवर तबका है ना, वो यहाँ पर रिफॉर्म्स के अगेंस्ट है। जब भी हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेती है रिफॉर्म्स करने के लिए, तो ये रूलिंग एलीट जो है
ये इकट्ठी हो जाती है और पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं होने देनी चाहती, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सारी महाजराई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रही है, इसका भी नतीजा ये है कि स्टेट कमज़ोर हो रही है और उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि स्टेट ऑफ क्राइसिस से अगर आपने निकलना है तो पाकिस्तान को 4-5 बुनियादी असूल के ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा। राना साहब, आप एक अखबार के एडिटर हैं, हमने देखा माजी में देखा कि जो एडिटोरियल होता था उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती थी, उसमें रब्त होता, उसमें कंटिन्यूटी होती थी। अब हम देख रहे हैं जो हमारा एडिटोरियल है ये भी सियासी जमातों से मुतासर होकर जो रिपोर्टर खबर फाइल करता है, बाज़ों का तो लगता है कि रिपोर्टर की खबर है, उसका भी मौक़िफ़ दे दिया, उसका भी मौक़िफ़ दे दिया। जबकि एडिटोरियल जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा है अपने असातिज़ा से, वो किसी एक चीज़ पे होता है और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं अखबार। ये क्या हो गया हमारे मीडिया को? शफीक साहब, आपको जो आपने बात की, जो एडिटोरियल लिखने वाला होता था ना, वो उस ऑफिस का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तस्वुर होता था, जिसको इन डेप्थ नॉलेज, जिसको बैकग्राउंडर, जिसको इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसको अदब पे कंट्रोल, जिसको अपने अल्फाज पे कंट्रोल, जिसको एक्सप्रेशन पे कंट्रोल, ये सारा कुछ होता था। अनफॉर्चुनेटली अब तो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं, वो माशाल्लाह खासे बुज़ुर्ग हैं, वो अपना पूरा कॉलम में पूरी खबर लिख के ना, आज ही देख लीजिएगा, पीपल्स पार्टी के पूरे जलसे की रुदाद लिखेंगे और आखिर में लिखेंगे कि एक जुमला कि जी मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जलसा नाकाम, नाम ले लेता हूँ चौधरी खादम। ओ यार नहीं, ये सहाराना ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अमूमी तौर पे जो अदारिया नवीस होते थे ना शफीक साहब, वो एक जुमला में एक जुमले के अंदर फिर वो सारा एनालिसिस। सलमान, एक मिनट आपकी बात काट के, एक बात काट के, आपके वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अब वो इदारिया लिखते थे, आप वहाँ बैठे होते थे उनके पास, जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो क्या करते थे। वो एक खबर पकड़ते थे, एक खबर का पूरा पोस्टमार्टम करते थे, लोगों को बकायदा रोशनी यानी गाइडलाइन एनालिसिस देते थे कि चीज़ों को क्या है। अच्छा, अब हम तो देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, मैं आप सब हम सब बैठते हैं, हमारे यहाँ अदारिया जो है वो खबर बन गया। अच्छा, पूरी की पूरी खबर जो है ना वो एज इट इज़ जो वहाँ पे लगी हुई है वो वहीं पर लगाई जा रही है। अदारिया नवीस ने देखा कि वो खबर कोट करके उसमें 2 लाइनें आगे से डाल दे, यानी जो बकायदा अदारिया जो है वो लोगों को जो पॉलिटिकली एजुकेट करता था। आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि अब ये जो हमारा फ्रंट पेज है ना, ये खबरों के ऊपर चला गया है, अब खबरों से ज्यादा हमें न्यूज का व्यूज चाहिए, एनालिसिस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एडिटोरियल जो है अब वो एनालिसिस को ड्रॉ नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे, बल्कि खबर को खबर बनाकर पेश करके ना, और उसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगलिंग भी करके अपना मफाद आगे चला रहे। बिल्कुल राना साहब, देखें अब ये जो अपना एडिटोरियल जो होता था ना, मैं हुसैन नकी साहब, हाँ जी माशाल्लाह, मेरे ब्रॉटअप उन्होंने किया है। अच्छा, अखबार में ना कहते थे पहले क्या पढ़ते हो, मैं क्या फ्रंट पेज, पहले जाओ एडिटोरियल पे जाओ, उसको पढ़ो, उसको देखो, उससे तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर होगी, तुम्हारा नॉलेज बेहतर होगा। लेकिन अब देखें आप, वो लग रहा है कि रिपोर्टर ने उसका मौक़िफ़ सलमान साहब ने ठीक कहा है कि वो खबर को कॉपी पेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चले मैं उर्दू अखबार को रिडिकुल नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेजी अखबार भी सब चल पड़े। ये राना साहब बहुत बड़ा नाम है हमीद जेलमी साहब का, आप जानते हैं कि एडिटोरियल के मामले पर तो हमने देखा कि अब तो हमारे जो एडिटोरियल लिखने वाले हैं शफीक साहब लोग, वो तो अखबार भी पूरे नहीं पढ़ते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी। टॉप ट्रेंड है, इमरान खान और अंसार अब्बासी साहब ने आज तजिया लिखा है और उसमें उन्होंने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इमरान खान के जो अच्छे काम है कम से कम उनको तो तस्लीम करें। और अंसार अब्बासी साहब ने अपने तजिए में 4-5-6 चीज़ों की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात, अखलाकी तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इस मुल्क के अंदर उनके नाम से जो तरवीज है उनके अखलाकियात की और अहकामात की, ये बहुत बड़े कारनामे हैं। अंसार अब्बासी साहब का आज का तजिया पढ़ने वाला है और इस हवाले से मैं अंसार अब्बासी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि यही एक अच्छे तजिया निगार की खूबी है कि वो जज्बात और तासुब से बाहर निकल के अपने ख्यालात का इज़हार करे। टॉप ट्रेंड इमरान खान था। लोगों ने कल मेलसी के जलसे के बाद इमरान खान के हवाले से बहुत ट्वीट किए और लोग कहना यही है कि कप्तान जी डटे रहो। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।